हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पूरी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 13वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 13वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए इस 13वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 13वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नॉकआउट का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है टेनिस से, ऑप्शन बी है एथलेटिक्स से, ऑप्शन सी है मुक्केबाजी से और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से नॉकआउट का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नॉकआउट का संबंध है मुक्केबाजी खेल से। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, 1983 में भारत को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 1983 में भारत को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान थे कपिल देव। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी वो सभी क्लासेज आपके लिए फ्री होंगी और साथ में उन सभी क्लासों का पीडीएफ सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है?
ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेरे भाई याद रखना राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ठीक है, इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेरे भाई याद रखना लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ठीक है, और चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस तत्व को प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए आयोडीन को, ऑप्शन बी है यूरेनियम को, ऑप्शन सी है कार्बन को और ऑप्शन डी है सोडियम को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यूरेनियम तत्व को प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से मनुष्य का मुख्य हड्डी रोग कौन सा है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी है कैंसर और ऑप्शन डी है डेंगू। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य का मुख्य हड्डी रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है भगत सिंह को, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस को और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता कहा जाता है महात्मा गांधी को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है एमएस एक्सेल, ऑप्शन सी है एमएस वर्ड और ऑप्शन डी है फोटोशॉप। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई देखिए आपको हर क्लास के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के पहले मुख्य आंदोलन का नाम क्या था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के पहले मुख्य आंदोलन का नाम था 1857 का विद्रोह। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून को, ऑप्शन बी है 22 मार्च को, ऑप्शन सी है 1 मई को और ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जनवरी को, ऑप्शन बी है 28 फरवरी को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त को और ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? मेरे भाई ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न नेवी एमआर के अंदर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किया था वैज्ञानिक जेएल बियर्ड ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से पोटेशियम किसका मुख्य घटक है? ऑप्शन ए है सोडियम का, ऑप्शन बी है चाय का, ऑप्शन सी है केले का और ऑप्शन डी है आंवला का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि निम्न में से पोटेशियम केले का मुख्य घटक है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस तत्व का परमाणु नंबर 92 है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो यूरेनियम तत्व है इस तत्व का परमाणु नंबर 92 है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्लैक होल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ब्लैक होल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में कर्नाटक राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मेरे भाई सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि भारत में कर्नाटक राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी तथ्यों में से, इन सभी कथनों में से जो ऑप्शन डी है ये कर्नाटक राज्य के बारे में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर बोला गया है कि कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो नहीं मेरे भाई, कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। तो कौन सी है? तो मेरे भाई कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा है कन्नड़। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। बाकी इन सभी कथनों को आप याद रखना। पहला कथन है क्या कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। तो हाँ मेरे भाई ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इसी के साथ में ऑप्शन बी को देखिए ऑप्शन बी में बोला गया है कि कर्नाटक राज्य की स्थापना 1956 में हुई थी। तो मेरे भाई ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी में क्या बोला गया है? ऑप्शन सी में बोला गया है कि कर्नाटक राज्य की सीमा महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु से लगती है। तो मेरे भाई ये कथन भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी के अंदर बोला गया है कि कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, तो मेरे भाई ये क्या है? कथन गलत है। यानी कि कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। कौन सी है? कन्नड़ है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में दुनिया की पहली स्वचालित तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है रायपुर में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है कटक में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में दुनिया की पहली स्वचालित तेल रिफाइनरी मुंबई में स्थापित की गई थी। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था ए.ओ. ह्यूम। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमने आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर की गति को किस रूप में मापा जाता है? ऑप्शन ए है बिट प्रति सेकंड में, ऑप्शन बी है किलोबाइट में, ऑप्शन सी है गीगाबाइट में
और ऑप्शन डी है मेगाबाइट में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है बिट प्रति सेकंड में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए विकिरण प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी है संलयन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी है विघटन प्रक्रिया द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।